हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं यूएस में जो टैरिफ्स का ड्रामा चल रहा है उसी बात में। ट्रंप ने अप्रैल 2025 में सभी कंट्रीज को बोला, ये लो तुम्हारा मैं बना रहा हूं टैरिफ, तुम्हें कितने देने पड़ेंगे यूएसए को, क्योंकि तुमने इतने साल से यूएसए को लूटा है, तुमने हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं, तुमने हमें चीजें बेची हैं, महंगी बेची हैं और हमारी चीजें खरीदने से मना किया है, तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं हर कंट्री पे, तुम्हारा इतना, तेरा इतना, तेरा इतना, तुम्हें कोई नहीं बख्शेगा। कुछ दिनों में आ गया अपने ट्रूथ चैनल पे, उसने क्या डाला कि अब खरीदने का टाइम है, और इतने में शाम को अनाउंस कर दिया कि हम लोग टैरिफ्स हटा रहे हैं। तो क्लियर कट मार्केट मैनिपुलेशन था, टैरिफ्स हटा रहे हैं, हम रीनेगोशिएशन में जा रहे हैं। तो उन्होंने रीनेगोशिएट करना शुरू कर दिया सभी कंट्रीज के साथ। कुछ कंट्रीज ने बोला भाई हमें जी इतना ही दो, हमें उतना ही, वगैरह वगैरह। सभी कंट्रीज ने ऑलमोस्ट नेगोशिएट किया, और नेगोशिएट होने के बाद कुछ कंट्रीज पे 25% का टैरिफ लगा, कुछ 27, कुछ 31, कुछ 10, एटसेट्रा एटसेट्रा। इवन अपने दोस्तों को नहीं बख्शा, सबको, यूरोपियन यूनियन था, कनाडा वगैरह, मैक्सिको, सबको बोला कि तुम्हारे ऊपर टैरिफ्स लगे हैं, तुम लोग लूटते आ रहे हो हमें। और उसके बाद इंडिया को जो 25% टैरिफ लगा था, बोला कि तुम रशिया से तेल खरीदते हो, जा तुम्हारे ऊपर और 25% टैरिफ। और इसके बाद कुछ टाइम बाद और कुछ किसी से बात हो रही थी फोन पे, हेलो जी कैसे हो, तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं है, 25% और टैरिफ। ये आपको याद ही होगा यूरोपियन कंट्री किसके साथ हुआ था। फिर किसी के साथ मीटिंग करनी थी, वो मीटिंग में क्या पता लेट हुआ या क्या बोल दिया, तुम्हारे ऊपर 10% और टैरिफ। मैक्रॉन, तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं आई, ठीक है मैं तुम्हारी सारी कन्वर्सेशन लीक कर रहा हूं। और जो ही उसका खुद का एप्स्टीन फाइल्स लीक हुआ, अब हम ईरान पे वार करेंगे, ईरान तुम खड़े रहो, मैं तुम्हारे ऊपर आज रात को वार कर रहा हूं, नहीं मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मतलब फड़फड़ा रहा है और कुछ नहीं। और उसी टाइम पे इंडिया के साथ रीनेगोशिएट करेंगे, बांग्लादेश के साथ रीनेगोशिएट करेंगे, पाकिस्तान, वियतनाम वगैरह वगैरह, यूरोपियन सबके साथ रीनेगोशिएट। पूरा एक साल से वो बस रीनेगोशिएट कर रहा है, टैरिफ कितने लगेंगे और मैं किस कंट्री पे वार करूंगा। रिपब्लिकन्स माने जाते थे कि वो वार को सपोर्ट कभी नहीं करते, लेकिन इसने क्या करा, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठा लिया, ईरान को ऑन वार फुटिंग बेसिस रखा हुआ है, टैरिफ्स का वार खेल रहा है। और पूरी वर्ल्ड जो है, सारी कंट्री, सारी कंपनीज कहीं ना कहीं इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। पूरी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की इकोनॉमी एक्सेलरेट नहीं कर पा रही, प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, बिकॉज बात क्या होती है, आप इस चीज को समझ लो। अगर एक गांव है, गांव में एक बड़ा घर है, मतलब बड़ा घर आई मीन टू से सेठ लोग, और उसके अराउंड रहते हैं मॉडरेट और गरीब वाले लोग। यूएसए जो है वो अमीर घर है। यूएसए क्या चाहता है, वो बोलता है कि यार तुम लोग हमें ना हमेशा, गरीब घरों को क्या बोलता है, तुम लोग हमेशा हमें दूध बेचते हो, अनाज बेचते हो, तुम हमसे क्या खरीदते हो, तुम हमारी चीजें खरीदते नहीं। यार अमीर घर की चीजें गरीब कैसे खरीद सकता है। अब अमीर घर क्या होता है, वो हाई एंड जॉब्स करता है, उनका कोई ना कोई बिजनेस कहीं अब्रॉड होता है, कहीं बड़ी जगह होता है, वो अपने काम करते हैं बड़ी लेवल पे। लेकिन वो गरीब घर उनको बोलता है नहीं, तुम्हें भी हमारे साथ ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़े जा रहा है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट मतलब हम तुमसे इतना खरीदते हैं, तुम हमसे कुछ खरीद ही नहीं रहे। किसी कंट्री का अगर इंपोर्ट्स ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो उसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अब अमेरिका ठहरा एक अमीर देश, और एशियन कंट्रीज ठहरी गरीब देश, तो हमारा उनके साथ कंपैरिजन ही क्या, हम तो एक्सपोर्ट ही करेंगे ना अपनी दूध, दही, सब्जी वगैरह वगैरह। वो इंडिया को बोलता है तुम हमसे सोया ही नहीं खरीदते, तुम हमसे गेहूं नहीं खरीदते। यार हम तुम्हारा गेहूं कैसे खरीद सकते हैं, हम गरीब देश हैं, हम सेल्फ प्रोड्यूसर हैं, हम तुम्हें बेच सकते हैं बस। और वो बोलता है ठीक है, तुम जो भी हमें आज से बेचोगे हम तुम्हारे ऊपर 25% का टैरिफ लगा रहे हैं। मतलब वो जो गरीब जा रहा था दूध देने के लिए अमीर घर में, वो उसको बोल रहे हैं कि तुम जितना भी दूध यहां पे बेचोगे हम तुम्हारे ऊपर 25% का टैरिफ लगा रहे हैं। मतलब 100 रुपए का दूध था, हम तुम्हें 75 ही देंगे, या तो 125 इसका दाम करो और फिर 25% गवर्नमेंट को दो। इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट थोड़ी सी अमीर तो हो रही है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, वहां के लोग जो है उनको ज्यादा प्राइस देना पड़ रहा है। अब यूएसए कहां से खेती बाड़ी करेगा,
खेती बाड़ी करने में बहुत आगे है, लेकिन कितनी ही करेगा, क्योंकि हाई एंड लोग हैं। आप इमेजिन करो कि अमीर घर में अगर लेबर की जरूरत पड़ती है, अगर वो बाहर से मंगाएंगे लेबर, तो उनको कम पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो घर के ही लोगों को उस चीज में एम्प्लॉय करेंगे, इट विल बी कॉस्टलियर, इसका कॉस्ट नेचुरली बढ़ जाता है। और यूएसए क्या कहता है, ट्रंप उसी टाइम पे क्या कहता है, हम लोग H1B वीजाज बंद करने वाले हैं या रेस्ट्रिक्ट करने वाले हैं या इतने ही देने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहां पे लोगों को इमिग्रेट, लीगल इमिग्रेशन से रोक रहे हैं। अमेरिका बना ही क्यों, अमेरिका इतनी अच्छी ग्रेट इकोनॉमी क्यों बनी? बिकॉज वहां पे इलॉन मस्क से लेके सुंदर पिचाई से लेके जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी वहां पे बिजनेस करा है, जिसने अमेरिका को ग्रेट बनाया है, वो सारे के सारे मैक्सिमम ऑफ देम आर फ्रॉम आउटसाइड द यूएसए। और वो बोल रहे हैं कि अब हम रोक रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? तुम यार अपने इंजीनियर जो भी तुम्हारे इंडिया में बनते हैं, चाइना में बनते हैं, जापान में बनते हैं, उनको तुम अपने पास ही रख लो, हमें अब इससे ज्यादा ग्रेट नहीं बना। एक टाइम था जब इंपीरियलिस्टिक कंडीशंस होती थी, उस टाइम पे क्या होता था, सब लोग से लंदन या फिर फ्रांस जाना चाहते थे, बिकॉज दोज वर द टाइम्स व्हेन दे वर द सुपर पावर्स। उसके बाद जब यूएसए सुपर पावर बना तो सबकी फैंटेसी रहती है हम यूएसए जा रहे हैं, और तुम बोल रहे हो यहां मत आओ। किसको? जीनियस लोगों को भी तुम यहां मत आओ। और जब तुम उनको आने नहीं दोगे तो कोई और कंट्री वेलकम करेगी, कोई और कंट्री अमेरिका बन जाएगी आने वाले टाइम में, बी इट दुबई, बी इट एनी अदर कंट्री, कनाडा और समवन एल्स, कोई ना कोई तो बनेगा। और बी इट चाइना, तुम्हारा सबसे बड़ा थ्रेट। तो कहीं ना कहीं अमेरिका या ट्रंप जो बोले वो इस चीज से डर रहे हैं कि मेरा जो टेरिफ्स लगाया हुआ, मैंने बात की थी स्टार्ट में उसने बात करी थी ट्रंप ने कि हम कंट्री का ट्रेड डिफिसिट खत्म करेंगे, हम अपना $38 ट्रिलियन का डेट खत्म करेंगे। $38 ट्रिलियन डेट तो छोड़ दो, 40 हो चुका है आज के दिन। तो बहुत ज्यादा डेट कंटिन्यूअसली बढ़े जा रहा है। तो रेस्पॉन्सिबल कौन है? उन्होंने पहले डॉज बनाया जिसमें इलॉन मस्क और बाकी लोग भी थे, उन्होंने फ्रीबीज देना शुरू किया। तो इलॉन मस्क बोला कि नहीं, हम फ्रीबीज नहीं दे सकते। उन्होंने बोला मेरे साथ काम करना है करो, नहीं तो निकल जाओ। और इलॉन मस्क को बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, और इलॉन मस्क की कंपनीज भी। और उसके बाद फिर उसने टैरिफ्स लगाना शुरू कर दिया। इलॉन मस्क ने चुपचाप से डॉज छोड़ के अपनी कंपनीज पे फोकस करने लगा, यार मेरे को कहीं ना कहीं अपना बिजनेस संभालना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप के साथ काम करना इतना आसान नहीं है। इसेंट्रिक पर्सन है, थोड़ा पागल पर्सन है। और अब जब तुम्हारे ही लोग, तुम्हारी कंट्री के जीनियस लोग जिन्होंने तुम्हें जिताया, तुम्हें प्रेसिडेंट बनाया, तुम उन्हीं को धोखा दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी लीडरशिप तो क्राइसिस में है। अब ये क्राइसिस वाली लीडरशिप आप कब तक चलाओगे? तो यूएसए में एक सिस्टम है कि एक टाइम आता है, मिड टर्म इलेक्शंस होती हैं जो कि दिसंबर में है। देखते हैं कैसे ट्रंप खुद को वापस से जिताता है, क्योंकि पिछली बार वाला जो उसको जिताया था, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इलॉन मस्क का था। अब की बार देखते हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन, क्या उसने कंट्री के लिए सच में बड़ा काम किया, अच्छा काम किया, तो फिर तो जीतेगा पक्का, बड़े मार्जिन से जीतेगा। क्योंकि अब तो उसको 2-2.5 साल का टाइम भी मिल गया होगा तब तक कि हाँ ठीक है, तुमने 1-2 साल संभाला है कंट्री को, लोगों को तुम पे भरोसा आया कि नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि तुम्हारा, ये कल की ही बात है, कि तुम्हारा जो टैरिफ्स लगाए हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तुमने इमरजेंसी पावर्स का गलत यूज किया है और तुमने ये टैरिफ्स लगाए हैं, हम इनको रिवोक करते हैं, जिनसे तुमने टैरिफ लिया है उनको रिफंड करो। और रातों रात वहां की कुछ स्टेट्स उनको लेटर भी भेजा कि हमें ये फंड्स भाई वापस दे दो। और ट्रंप रातों रात ही इस पे भी शुरू हो गया एक नई नोटंकी। और मैं सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानता, मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरे पास पावर्स है अंडर सेक्शन 301 एंड 201 एंड दिस एंड वन नए सेक्शंस में कि मैं टैरिफ लगा सकता हूं। वट एवर द टैरिफ्स वर देयर, आई विल बी इंप्लीमेंटिंग 10% टैरिफ्स मोर। अब ये टैरिफ वाला गेम यूएस के लिए तो नुकसानदेह था ही, बाकी कंट्रीज के लिए भी अनसर्टेनिटी इसमें आ जाती है। मैं एज एन इन्वेस्टर बात करूं, यूएस का मार्केट जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, बहुत ज्यादा। वहां की कोई भी कंपनी जो एनवीडिया पिछले 4-5-10 साल से बढ़े जा रही थी विदाउट
एनी हिकअप्स जो वहां की कंपनीज थी, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल एटसेट्रा, वो सब की सब अब रुकी हुई हैं। और जो इन्वेस्टर्स थे, मेरे जैसे आपके जैसे जो इन्वेस्टर्स थे, उनका जो साइकिल्स आ रहे हैं ना पोर्टफोलियो के, बहुत खतरनाक हो रहे हैं। इसको हम लॉस नहीं कहते जब तक हम सेल नहीं करते, लेकिन अल्टीमेटली इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी क्यों? वोलेटिलिटी कम होनी तो जरूरी है, लेकिन वोलेटिलिटी जितनी कम हो उतना ही स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। इस सिचुएशन में मैं एज एन इन्वेस्टर मैं तो यही सोचूंगा कि मैं वहां के मतलब यूएस के टेक जेंट्स के साथ इन्वेस्टमेंट ऑन रखूंगा, be it Apple, be it Microsoft, be it Nvidia, be it other companies, even cyber security, even data companies, even cloud companies, even quantum companies, सबके साथ अपना इन्वेस्टमेंट ऑन रखूंगा। लेकिन एक चीज जरूरी है, डाइवर्सिफाइड रहना जरूरी है। आई वोंट मीन कि तुम्हें डाइवर्सिफिकेशन में कोई प्रॉक्टर एंड गैम्बल खरीदना पड़ेगा या कोई ऐसी कंपनी नहीं। मैं कहूंगा कि आपको कौन सी टाइप की कंपनीज में जाना जरूरी है। अगर आप टेक में ही हो तो चिप्स में भी जाओ, क्लाउड में भी जाओ, सॉफ्टवेयर्स में भी जाओ, साइबर सिक्योरिटी में भी जाओ, एआई में भी जाओ, सब टाइप की कंपनीज में घुस जाओ। हर टाइप की सेक्टर्स में, हर सेक्टर में अपने शेयर्स खरीद के रख लो, सो डैट कोई एक सेक्टर एकदम से खत्म ना हो जाए। क्योंकि लास्ट नाइट एंथ्रोपिक ने एक नया मेल डाल दिया, एक नया ब्लॉग डाल दिया, और इतने में साइबर सिक्योरिटी कंपनीज के $10 बिलियन एकदम से 1 घंटे के अंदर अंदर उड़ गए। व्हाट डज दैट मीन? कि कोई भी सेक्टर कभी भी कितना भी वोलाटाइल हो सकता है, लेकिन जब आप 3, 4, 5 सेक्टर्स में ऑलरेडी इन हो तो आपका खतरा कम हो जाता है, वोलेटिलिटी आपको कम रिस्क देती है। तो इसी बात पे आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन सेशन में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इससे भी बड़ी न्यूज जो हमारी कंट्री में चल रही है, इंडिया में चल रही है, चाहे वो गलगोटिया हो या एआई समिट हो, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। थोड़ा आपको भी बताएंगे कि हम क्या सोच रहे हैं रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट साइमल्टेनियसली। थैंक यू।